हेलो फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू इशू के बाद तमिलनाडु में हमें एक नया इशू देखने को मिला। वो था जो तमिलनाडु के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने पेप्सिको और कोका कोला द्वारा बनाए गए जो कोक्स हैं उनको बाइकआउट करने का फैसला किया है इन्होंने। तो इस वीडियो में हम लोग इस इशू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर पूरा इशू क्या है। हुआ क्या कि जो तमिलनाडु के जो दो एसोसिएशंस हैं, पहला है फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु ट्रेडर्स एसोसिएशन और दूसरा है तमिलनाडु ट्रेडर्स एसोसिएशन फोरम। इन दोनों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम लोग पेप्सिको एंड कोका कोला द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट इनका हम लोग बायकॉट करते हैं, इन्हें हम लोग नहीं बेचेंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमसे एफिलिएटेड जो 20 लाख शॉप्स हैं ये भी हमारा साथ देंगे और वो भी इन्हें नहीं बेचेंगे। उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो बायकॉट है वो 1 मार्च 2017 से लागू हो जाएगा और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बैन अभी लागू है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बायकॉट किया गया है ये बायकॉट इन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया है, ये सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट बायकॉट आप इसे कह सकते हैं। तो आखिर इन एसोसिएशन ने इन्हें बायकॉट क्यों किया, इन्हें बैन क्यों किया? वो ये कह रहे हैं, वो ये दलील दे रहे हैं कि वो इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, जो पेप्सिको और कोक है वो दोनों इंडियन कंपनी नहीं है, ये दोनों अमेरिकन कंपनी है। अगर इन दोनों कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ये लोग अगर बायकॉट करेंगे तो जो इंडियन कंपनी है इनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। उन्होंने ये दलील ये भी दी है कि जो फॉरेन मेड ड्रिंक्स हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और अगर हम इन सब के प्रोडक्ट को बैन करेंगे तो इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक हैं और जो जूसेस हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये कंपनीज़ हैं वो नदियों से काफ़ी सारा पानी खींचती हैं, तो इससे होता क्या है, जो किसान हैं उनको कम पानी मिलता है और जो स्टेट है वहाँ पे पानी की किल्लत पाई जाती है। तो ये तो थे आर्गुमेंट जो इन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिए इन बायकॉट के पीछे। अब हम देखते हैं कि इस बायकॉट के बाद जो कोला कंपनीज़ हैं, पेप्सिको एंड कोका कोला कंपनी, उनका क्या कहना है। अभी तक इन दोनों ने कोई कमेंट नहीं दिया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, वो अभी बस वेट एंड वॉच मोड में हैं। पर एक एसोसिएशन है इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन, इन्होंने इन कंपनीज़ को, कोका कोला को और पेप्सिको को डिफेंड किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज़ हैं वो करीब 2000 फैमिलीज़ को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती हैं और करीब 5000 फैमिलीज़ को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे देती है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है जब आप उस कंपनी में सीधे सीधे तौर पर काम करते हैं। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये होती है, देखिए, पेप्सिको की कंपनी में, इसकी फैक्ट्री में जो कोक है वो बना, ठीक है, ये फैक्ट्री से उठ करके जाएगा ट्रेडर्स के पास, ट्रेडर्स से होती हुई वो जाएगा कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो फैक्ट्री से निकल के कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉब्स होती है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है जो ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। इन सब के अलावा वो 2 लाख रिटेलर्स को भी ये जॉब प्रोवाइड करती है, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा कि ये जो गली कूचे हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे दुकान होते हैं वहाँ भी हमें ये सब प्रोडक्ट मिल जाते हैं देखने को, तो उन्हें फ़ायदा होता है। इसके अलावा वो जो कंपनीज़ हैं वो एग्री प्रोड्यूस को भी प्रोक्योर करते हैं, जो खेती बाड़ी से जो प्रोड्यूस होता है वो उसको भी प्रोक्योर करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करते हैं। तो ये थी दलील जो इन कंपनीज द्वारा दी गई। अब हमने समझ लिया है कि आखिर इशू क्या है। ठीक है, इशू क्यों है, बैन क्यों किया गया वो बताया कंपनीज़ ने और उसका रिस्पॉन्स हमने देख लिया। अब हम लोग समझेंगे कि बायकॉट करना चाहिए क्या, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट हैं हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहला ये दिया गया है कि ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा। देखिए, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू, अगर हमने फॉरेन ब्रांड का बायकॉट किया तो क्या होगा, हमारे देश में जो FDI आ रही हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। जो बाहरी कंपनीज़ हैं वो ये सोचेंगी कि अगर हमने फैक्ट्री लगा भी ली तो वहाँ के लोग हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर फैक्ट्री लगा ली, पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया तो फिर वो लोग हमारा बायकॉट कर देंगे, तो हमने जो पूंजी लगाई है वो तो बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने से हिचकेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, है ना, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होती है तभी कोई फैक्ट्री लगती है। अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्री कम लगेगी तो जो जॉब्स हैं वो कम क्रिएट होंगे। अगर जॉब्स कम क्रिएट होंगे तो लोगों के पास
पैसे कम होंगे, लोगों के पास पैसे कम खर्च करने के लिए कम होंगे। अगर लोगों के पास कम खर्च करने के लिए पैसे होंगे तो वो सामान खरीदने में हिचकिचाएंगे। अगर डिमांड ही कम हो जाएगी तो लोगों के पास सप्लाई करने के लिए क्या इंसेंटिव रहेगा? जो कंपनीज हैं वो सप्लाई क्यों करेंगी अगर उनके पास डिमांड ही नहीं रहेगा? तो हमने देखा कि इससे कैसा एक चेन रिएक्शन बनता है, अभी हमने देखा। ठीक है, इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या है, पॉजिटिव व्यू क्या है? देखिए, अगर हम लोग इन फॉरेन ब्रांड का बायकॉट करते हैं तो हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। जैसे कि जो इंडियन कोक कंपनीज़ हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। अगर उनका सेल बढ़ेगा तो उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, अगर उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग एक्सपैंड करेंगे तो वो लोग ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात और है कि जो कोका कोला और पेप्सिको थी, इनकी जो प्रॉफिट होती थी वो भारत से बाहर जाती थी, मगर जो इंडियन कंपनीज़ हैं इनकी जो प्रॉफिट है वो इंडिया के अंदर ही रहेगी, है ना। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा एक ख़ास बात और है कि इन सब कंपनीज़ के अलावा जो छोटे छोटे जो जूस वाले होते हैं इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमने देखा होगा कि हमारे रोड के किनारे काफ़ी लोग जो होते हैं जूस बेचते रहते हैं ठेले पे, उनका जो प्रोडक्ट, उनका जो सेल है वो बढ़ जाएगा। अगर उनका सेल बढ़ेगा तो जो फल है उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर जूस की डिमांड बढ़ती है तो फल की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो और लोग फल उपजाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, है ना। हम लोग देखते हैं कि जो संतरे हैं, संतरे का जो जूस होता है तो संतरे की डिमांड बढ़ेगी, ऑरेंज की डिमांड बढ़ेगी। जो गन्ना है, गन्ने की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो जो भी गन्ना पहले चीनी मिल की तरफ सप्लाई होता था वो अब इसका कुछ पार्ट अब जूस की तरफ सप्लाई होगा, डाइवर्ट होगा। तो जो गन्ना किसान हैं इन्हें भी अब एक एक्स्ट्रा मार्केट मिल जाएगा। इनका पहला मार्केट क्या था? इनका पहला मार्केट था चीनी मिल। इनका दूसरा मार्केट क्या होगा? इनका दूसरा मार्केट होगा जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की ओर। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जो जूस इस्तेमाल करते हैं वो मेनली जो ठेले पर का जूस होता है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो पैक्ड जूस है, जो मैन्युफैक्चर्ड जूस है, जो हम लोग देखते हैं डब्बे में पैक्ड होता है, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन अभी नहीं होता और उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती हमारे इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो अगर ये जो बना है एक प्रचलन, इससे जो हमारे जो जूस इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा होगा। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, है ना। उनका सेल बढ़ेगा, उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, वो एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे MSMEs थे ये लोग बड़ी कंपनीज़ में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अभी ये जो है वो इनके पास टेक्नोलॉजी कम है, इनका मुनाफा बढ़ेगा, ये अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, ये लोग नए नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। काफ़ी सारे जो अभी टैक्स ब्रैकेट के बाहर थे वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, है ना। वो लोग टैक्स देना शुरू करेंगे। जब टैक्स देना शुरू करेंगे तो सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू है ना, वो बढ़ेगी। सरकार की अगर रेवेन्यू बढ़ेगी तो सरकार ज़्यादा स्पेंड करेगी। सरकार अगर ज़्यादा स्पेंड करेगी तो जो पैसा है वो लोगों के पास जाएगा, लोगों को फिर से पैसा मिलेगा, वो लोग उनकी इनकम बढ़ेगी और फिर वो लोग डिमांड बढ़ाएंगे। तो ये हैं सारे फ़ायदे बायकॉट के फेवर में। अब देखते हैं कि बायकॉट के अगेंस्ट कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहते हैं क्या नहीं। ठीक है, ये जो बायकॉट वाला जो पूरा मुद्दा है ये नहीं होना चाहिए था। ट्रेडर्स को बैन नहीं करना चाहिए था, ट्रेडर्स को बायकॉट नहीं करना चाहिए था। ये जो बायकॉट वाला जो सिस्टम है ये कंज्यूमर की तरफ से आना चाहिए था। कंज्यूमर अगर चाहते तो इन सब पेप्सिको और कोक द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बायकॉट करते। सो द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स शुड नॉट एंड मस्ट नॉट गेट अंडरमाइंड। ठीक है, दूसरा जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि अगर इन दोनों पेप्सिको और कोक को अगर हम बायकॉट करेंगे तो जो लोग हैं वो हमारे जो घरेलू ब्रांड्स हैं उसकी तरफ जाएंगे, मगर वो ब्रांड भी तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सारे सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी हो, विदेशी हो चाहे घरेलू हो, वो सारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि जो ट्रेडर्स कह रहे थे कि जो पेप्सिको कंपनी है वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है,
मगर जो घरेलू ब्रांड है वो भी तो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें क्यों ना बैन किया जाए, है ना। बस इन्हीं दोनों को क्यों बैन किया जाए, उन्हें क्यों ना बैन किया जाए। अगर वो एसोसिएशन कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो अच्छे नहीं है इसलिए उनका बाइकआउट किया जाए, तो जो सिगरेट्स हैं, जो पान मसाला हैं, ये भी तो हानिकारक हैं, ये तो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं, तो इन्हें क्यों ना बैन किया जाए, इनको क्यों ना बाइकआउट किया जाए, इन्हें खुला खुला क्यों बेचा जाए। तो ये जो है ये हमारी हिपोक्रेसी को दर्शाता है, हमारे ढोंग को दर्शाता है। तो काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, जो घरेलू कंपनीज़ हैं वो भी इन बायकॉट में शामिल हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट फ़ायदा तो उन्हें ही मिलना है। अगर इन दोनों कंपनी का प्रोडक्शन, इन दोनों कंपनी का अगर कंजम्पशन घटेगा, इनका जब सेल्स घटेगा, तो जो घरेलू ब्रांड्स हैं इनका सेल बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे ज़ीरो सम गेम है, देख लीजिए, एक को फ़ायदा है तो दूसरे को नुकसान है। इस पूरे इशू में वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहा है, इसका अंदाज़ा हमें इस तरह से भी लगता है कि केवल इन्हीं दो ब्रांड्स को टारगेट किया जा रहा है, जो और भी जो ब्रांड्स हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, उनका बायकॉट नहीं किया जा रहा है। फिर एक और दलील ये दी जा रही है कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये कौन होते हैं, ये डिसाइड करने वाले कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज़ सेफ एंड व्हाट इज़ नॉट। अब सरकार ने इनका पूरा इंस्पेक्शन करके इन्हें लाइसेंस दिया है अपने प्रोडक्ट को बेचने की, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर ये सही में नुकसानदायक होते तो सरकार इन्हें बेचने का लाइसेंस ही नहीं देती। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मैगी थी उसे बैन किया गया था, क्यों? क्योंकि उसमें MSG पाया जाता था, है ना। तो जो मैगी उन्होंने क्या किया, इसका कंटेंट कम किया, इसको हटा दिया उन्होंने, तो फिर मैगी को फिर से मतलब दे दिया लाइसेंस बेचने का। तो अगर ये कोल्ड ड्रिंक्स हानिकारक हैं तो सरकार उन्हें बेचने का लाइसेंस क्यों देती है? एक और रीज़न ये दे रहे हैं कि ट्रेडर्स को अगर हम ये अधिकार दे देते हैं इन्हें ये डिसाइड करने का कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो वो अगले दिन, आज तो वो पेप्सी और कोक का बहिष्कार कर रहे हैं, अगले दिन वो मैकडोनल्ड और KFC का बहिष्कार करेंगे, है ना। तो ये बात तो पक्की है कि हमें ये सब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मगर बात ये है कि ये डिसाइड कौन करे कि हम पिएं या ना पिएं, ये ट्रेडर्स या ये हमारी सरकार। अगर सरकार करती है तो अच्छी बात है, वो लेजिटिमेट होगा, वो पूरा एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा। मगर ट्रेडर्स जो है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इसको लीगल बनाने के लिए जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें एक पिटीशन फाइल किया था, मगर मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग उस जजमेंट को। मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी जो ये चाहती थी कि कोक और पेप्सिको को नदियों का पानी इस्तेमाल करने से रोका जाए। दलील क्या दी गई? दलील ये दी गई कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं रोज़, जिसके कारण जो तमिलनाडु है वहाँ पे ड्रॉट की समस्या आ गई है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा। तो इसके बाद जो कंपनीज थे उन्होंने ये दलील दी, उन्होंने ये काउंटर आर्गुमेंट दिया कि हम लोग केवल सरप्लस वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, जो फालतू पानी होता है जो बच जाता है बस वही इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो हाईकोर्ट था उन्होंने खुद पूछा कि भाई ठीक है, बैन करना तो ठीक है, हम लोग रोक तो दें, मगर आप केवल इन्हीं दो को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जो बाकी जो बेवरेजेस कंपनी है वो भी तो पानी इस्तेमाल करती हैं, बस पेप्सिको और कोक के खिलाफ ही पिटीशन क्यों फाइल किया गया? तो इसके बाद पूरी हियरिंग सुनने के बाद जो हाईकोर्ट है उन्होंने जजमेंट दिया कि जो ये कंपनीज हैं, पेप्सिको एंड कोका कोला कंपनी है, वो इस रिवर से पानी इस्तेमाल कर सकती हैं, उन्हें ये छूट दी गई। और जो बैन लगाया गया था उन पे ये पानी न इस्तेमाल करने का, उसको वो लिफ्ट कर लिया हाई कोर्ट ने। तो अब देखिए आखिर होना क्या चाहिए? अच्छी बात क्या होगी? अच्छी बात ये होगी कि हमारे जो घरेलू कंपनी हैं उनके प्रोडक्ट बिकें, हमारी जो कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, ये प्रमोट हों, इनका सेल्स बढ़े, है ना। ये तो हम सब चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे। मगर इनको प्रमोट करने के लिए हमें कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। आपने पेप्सिको और कोक को इनवाइट किया है इंडिया में काम करने के लिए, तो आप उस इनविटेशन का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको सही में अपने घरेलू ब्रांड का प्रमोट करना है तो आप जो घरेलू ब्रांड हैं इनको कंज्यूम करना शुरू कीजिए, और जो पेप्सिको कंपनीज के जो ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम मत कीजिए। उनका सेल गिरेगा तो वो लोग खुद ही यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, है ना। तो ये हुआ पूरा एक डेमोक्रेटिक मेथड, ये हुआ एक सही मेथड। अगर आपको घरेलू कंपनी को प्रमोट करना ही है तो आप लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो चाइनीज़ गुड्स हैं इनके खिलाफ हमारे देश में काफ़ी सारा आक्रोश है,
क्योंकि चाइनीज़ गुड्स सही नहीं होते, ख़राब होते हैं, चीप होते हैं क्वालिटी में। तो अगर हम अपनी जनता में चाइनीज़ गुड्स के खिलाफ ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे तो वो इन सब गुड्स को खरीदने से बचेंगे। अगर वो चाइनीज़ गुड नहीं खरीदेंगे तो हमारे जो इंडियन गुड्स हैं उनका सेल बढ़ेगा, है ना। यही काम हमें यहाँ पर भी करना चाहिए। हमें अपनी इंडियन कंपनी को बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ अवेयरनेस करनी चाहिए। जनता में ये भावना फैलानी चाहिए कि आप भारतीय हैं, आपको भारतीय जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बहिष्कार किया गया था और जो इंडियन गुड्स थे उनका इस्तेमाल बढ़ाया गया था। तो वहाँ पे बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। जो चीज़ें ब्रिटेन से बन करके आ रही थीं उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था। मगर जो पेप्सिको और कोक जो कंपनीज़ हैं वो जब इंडिया में आ रही हैं तो उनको हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। वो एक पूरे लीगल प्रोसेस से होकर के आई हैं, ठीक है। तो जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में उन सब कंपनी का बहिष्कार कर रहे थे तो वो सही था, ठीक है। मगर जब हम लोग अभी इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर हमें हमारी कंपनी को बढ़ावा देना ही है तो हमें इनका कंजम्पशन बढ़ाना होगा। इनको बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं है उतना। तो कई लोग आपसे कहेंगे कि हम अभी स्वदेशी मूवमेंट 2.0 रन कर रहे हैं इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। मगर आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे चीज़ें लीगल प्रोसेस के थ्रू होकर आती है। तो अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी करंट सिचुएशन क्या है हम वो देखते हैं। तो देखिए अभी जो क्या है कि जो पेप्सिको और कोका कोला कंपनीज़ हैं उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पे टोटल साइलेंट बरकरार रखा है। उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया है और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना बायकॉट कंटिन्यू रखा है। मगर इस पे जो रिस्पांस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा हमें अभी तक। इनका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। जो छोटे रिटेलर्स हैं वो तो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जो बड़े रिटेलर्स हैं और जो होटल चेन हैं वो अभी भी इन सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं। और जो तमिलनाडु के जो रूरल इलाके हैं वहाँ तो ये खुलेआम बेचा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्यों बेच रहे हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि हमें इनकी जानकारी ही नहीं है। तो आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, हमें भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, ये हमारे देश के हित में है, ठीक है। और इसको बढ़ावा देने के लिए हमें अपने जो लोग हैं, अपनी जो जनता है उसमें अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि आप हमारे देश में बने वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। बैंक के पास जो कैश है उनके हाथ में और उनका जो टोटल एसेट है इनका एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। वो क्या होता है? SBR, SLR, CBR, CLR। इसका आंसर आप दीजिए। इसका उत्तर है SLR। SLR का फुल फॉर्म होता है एश्योर्ड लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये वो रेशियो है जो एक बैंक को कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। इस पे बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक ने जो सिक्योरिटीज़ रखी हैं उन पे उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। और ये जो SLR की जो प्रोविज़न है वो सभी बैंक को पालन करनी पड़ती है। सारे बैंक पे ये नियम अप्लाई होती है। तो SLR मेंटेन करने के लिए कोई बैंक क्या क्या रख सकता है? वो कैश रख सकता है, वो सोना रख सकता है, RBI के पास जो बैलेंस है, जो पैसे जमा है RBI के पास बैंक का, वो भी SLR के अंदर आ सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और जो RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, इन सबको यूज़ करके अपना SLR रेशियो मेंटेन कर सकता है वो बैंक। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ B, SLR इज़ द रेशियो। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल है बैंक रेट। इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा। बैंक रेट इम्प्लाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय RBI ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज बाय बैंक ऑन लोन एंड एडवांसेस, पेबल ऑन बॉन्ड्स एट विच RBI डिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ABC इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।